नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं पाठ्यचर्या को लेकर के अर्थात कैरिकुलम को लेकर के। कैरिकुलम में जो हम पाठ्यचर्या मूल्यांकन संबंधित जो मॉडल हैं हम अभी उसकी चर्चा कर रहे हैं। कल अगर देखेंगे तो टॉयलर मॉडल को हमने चर्चा किया था। आज हम ये पाठ्यचर्या मूल्यांकन से संबंधित जो स्टेक का मॉडल है उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे मॉडल हैं जैसे कि स्टेक का मॉडल है, टॉयलर का मॉडल है, किलपैट्रिक का मॉडल है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मॉडल हैं जिसमें कि हम आज स्टेक के मॉडल के ऊपर संपूर्ण चर्चा करेंगे और बहुत ईजिली आपको समझ में आएगी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम सीधे आते हैं अपने पाठ्यचर्या के ऊपर, पाठ्यचर्या मूल्यांकन में स्टेक के मॉडल के ऊपर। दरअसल अगर हम पाठ्यचर्या मूल्यांकन की प्रवृत्तियों को देखेंगे या मॉडल को देखेंगे तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग प्रकार के मूल्यांकन के मॉडल दिए गए हैं और अगर हम देखेंगे तो सब में कुछ न कुछ भिन्नताएं अवस्थित होती हैं। मूल्यांकन से संबंधित जो पाठ्यचर्या के मूल्यांकन से संबंधित जो भिन्नताएं हैं वो अवस्थित होती हैं। और अगर हम देखेंगे तो मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए तो मूल्यांकन से संबंधित जितने भी निर्धारण या उसके जो मापदंड हैं या मानदंड हैं उसको परिभाषित करने का प्रयास अलग अलग मॉडलों के द्वारा किया गया है। तो उसी में स्टेक का जो मॉडल है दरअसल इनका पूरा नाम क्या था तो रॉबर्ट स्टेक इनका पूरा नाम था और इनके द्वारा 1969 अर्थात 1969 में एक मॉडल तैयार किया जाता है। किसके ऊपर तो यहां पर लिखा हुआ है पाठ्यचर्या मूल्यांकन से संबंधित। जो पाठ्यचर्या मूल्यांकन से संबंधित खास करके जो शिक्षा और अधिगम संबंधी जो पूर्व धारणाएं हैं, समझिए इसको, पाठ्यचर्या मूल्यांकन से संबंधित जो शिक्षा और अधिगम संबंधित जो पूर्व धारणाएं हैं उसके उद्देश्यों से संबंधित इनका मॉडल है। तो मुख्य रूप से हम यहां पर लिख देते हैं कि क्या था तो पाठ्यचर्या व अधिगम। तो पाठ्यचर्या व अधिगम के जो विभिन्न निर्धारक तत्व हैं या उसके जो उद्देश्य होते हैं, मूल्यांकन से संबंधित जो उद्देश्य होते हैं उनके ऊपर ये संपूर्णतया इन्होंने अपने रॉबर्ट स्टेक ने अपना मूल्यांकन मॉडल दिया है। इसमें इन्होंने 3 चरणों को विभाजित किया है या ऐसा कह सकते हैं कि जो स्टेक का मॉडल है, मॉडल ऑफ स्टेक है, वो 3 चरणों से होकर गुजरता है। अब हम ऐसे कह सकते हैं कि इसको हम 3 चरणों में जो डिवाइड करेंगे उसमें सबसे पहला आता है तो पूर्ववर्ती चरण, दूसरा आता है लेन देन चरण और तीसरा जो आता है हम इसको यहां पर लिख देते हैं परिणाम। ये 3 यहां पर हम भूल भुलैया में नहीं जाएंगे। यहां पर आप ऐसा समझिए, ये हम ऐसे, ये परिणाम। तो इन्होंने 3 चरणों में विभाजित किया है। दरअसल पूर्ववर्ती चरण में अगर हम देखेंगे तो पूर्ववर्ती चरण की प्रक्रिया में तो छात्रों के उद्देश्य, फिर शिक्षण पर्यावरण और तीसरा आता है शिक्षण संस्था के मानदंड। ये किस में आता है तो आपका पूर्ववर्ती चरण में आता है। अब लेन देन में क्या आता है तो लेन देन को आप इस प्रकार से जानिए। पहला आता है शिक्षक छात्र, दूसरा आता है छात्र
छात्र, इसको हम बारीकी से बताएंगे। तीसरा आता है छात्र पाठ्य सामग्री, और चौथा आता है छात्र शिक्षण पर्यावरण। ये 4 आता है। फिर इसमें परिणाम में अगर हम देखेंगे तो परिणाम में यहां से हम ऐसा ले लेते हैं, पाठ्यचर्या का प्रभाव, पाठ्यचर्या का प्रभाव इसमें अगर हम देखेंगे तो किस किस पर, शिक्षकों पर, फिर छात्रों पर, उसके बाद प्रशासकों पर, फिर समाज पर इत्यादि। फिर जो दूसरा आता है वो क्या आता है, तात्कालिक परिणाम और दूरगामी परिणाम। अब यहां पर देखिए, ये संपूर्ण रूप से स्टैक का जो मॉडल है ये 3 चरणों पर संपूर्ण रूप से फोकस करता है। अब यहां पर जानिए कि पूर्ववर्ती चरण, लेन देन चरण और परिणाम, ये 3 चरण हैं, ये आप जान गए बेहतर तरीके से। अब इसमें आप देखिए कि मैंने क्या बताया था कि पाठ्यचर्या वो अधिगम से संबंधित जो क्या हैं तो उद्देश्य हैं उसको बताने की क्रिया करता है। अब इसमें आप पूर्ववर्ती चरण में देखेंगे तो ये अनुदेशन की प्रक्रिया से संबंधित है। अर्थात पहले हम क्या करें तो क्या दिया हुआ है कि छात्रों के उद्देश्य, अर्थात जब हम पाठ्यचर्या का निर्माण करते रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि छात्रों का उद्देश्य क्या हो सकता है, क्या हम उसको अनुदेशित कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अनुदेशित कर सकते हैं, अर्थात ये सब संबंधित जो पूर्व चरण हैं उसको यहां पर दर्शाया गया है कि हम छात्र के उद्देश्य को किस प्रकार से उसके उद्देश्य तक हम पहुंच सकते हैं या उसके उद्देश्य किस प्रकार से हम बना सकते हैं, उससे संबंधित ये आता है। फिर शिक्षण पर्यावरण, तो शिक्षण पर्यावरण मतलब अब जो शिक्षण पर्यावरण होगा, जो शिक्षण होगा उसका जो पर्यावरण या माहौल होगा ऐसा कह सकते हैं, वो किस प्रकार का होना चाहिए, अर्थात किस प्रकार का हम उसको पर्यावरण दें, माहौल दें, कक्ष दें कि वो क्या कर पाएगा, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ों को, उन पाठ्य सामग्री को ग्रैब कर पाएगा। फिर शिक्षण संस्था के मानदंड, अब ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए कि जो भी हमने दे दिया और कोई भी मानदंड नहीं रखा, तो शिक्षण संबंधित जो शिक्षण संस्था के संबंधित जो मानदंड होते हैं उसको भी तो फुलफिल करना होगा, क्योंकि अगर हम बच्चे को उचित माहौल नहीं दे रहे हैं, उचित कक्षा नहीं दे रहे हैं, उचित वातावरण नहीं दे रहे हैं, उचित बैठने की जगह नहीं दे रहे हैं, तो या उचित संस्था में उचित जो लोग हैं उसको हम नहीं दे रहे हैं, तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो ये सबसे पहले पूर्ववर्ती चरण को लेकर के यहाँ पर आया है। फिर ये मेन फोकस यहाँ पर है, क्योंकि कोई भी जो चीज़ होती है ये सबसे ज़्यादा इस पर इफेक्ट करता है, क्योंकि आप भले ही कक्षा में जाने से पहले दूर बहुत सारी योजना बना लीजिए, जो भी कर लीजिए, जो भी आपको करना है सारा कुछ कर लीजिए, लेकिन जब आप कक्षा में जाते हैं और वहीं पर अगर आप विफल हो जाते हैं तो डेफिनेटली वो कितने भी आपने उद्देश्य बनाए, कितने भी आपने लक्ष्य बनाए, कितने भी आपने मेहनत की है, क्या आपने किया है, कोई मतलब नहीं है जब तक यहाँ का मेन जो चीज है ये। तो अर्थात लेन देन चरण में क्या होता है कि शिक्षक छात्र के साथ कितना जुड़ रहा है, फिर छात्र के साथ कितना जुड़ रहा है, फिर छात्र जो है वो पाठ्यचर्या के साथ या पाठ्य सामग्री के साथ कितना जुड़ रहा है, और छात्र शिक्षण पर्यावरण के साथ। अर्थात कहने का मतलब है कि जब हम कक्षा में जाते हैं तो हम अर्थात एक शिक्षक
और एक छात्र, तो शिक्षक छात्र में किस प्रकार का क्या है संबंध है, अर्थात सक्रियता किस प्रकार की है, बोलचाल किस प्रकार की है, संभाषण की क्रिया किस प्रकार की है, उसको समझाने की शैली किस प्रकार की है, बताने की शैली किस प्रकार की है, वो किन विधियों का सहारा ले रहे हैं, मतलब तमाम, या कक्षा प्रबंधन कैसे हैं, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। जब तक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा शिक्षक के द्वारा, तब तक छात्र उनसे बहुत ज़्यादा संबंधित नहीं हो पाएंगे। इसलिए मुख्य फोकस क्या है कि तो शिक्षक छात्र के बीच। फिर छात्र छात्र, अब मान लीजिए कि छात्र छात्र का मतलब यह है कि जब एक छात्र दूसरे छात्र को का सहयोग अगर नहीं करेगा तो क्या बहुत आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि पीयर जो है, ये सब सारी चीज़ें जो दी गई है वो क्यों दी गई है, तो पीयर ग्रुप्स वगैरह जो है वो क्यों, आखिरकार क्योंकि बच्चा बच्चा से जल्दी और ज़्यादा सीख पाता है, उसके डिस्कशन में ज़्यादा प्रभाव होता है। जब हम कोई भी चीज़ों का डिस्कशन आपस में करते हैं तो वो ज़्यादा सीख हमें देता है, इसलिए यहाँ पर छात्र छात्र का दिया है। फिर अब छात्र पाठ्य सामग्री इसलिए दिया है क्योंकि भैया वो इतस्ततः दुनिया भर का इधर उधर की बात कर ले कि तुम्हारे मम्मी क्या कर रहे हैं, तो तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं, तुम्हारे ताऊ क्या कर रहे हैं, चाचा क्या कर रहे हैं, पूरे खानदान की चर्चा कर ले। लेकिन अगर पाठ्यचर्या से संबंधित अर्थात पाठ्य सामग्री से संबंधित उसकी चर्चा आपस में नहीं होती है, अर्थात छात्र और पाठ्य सामग्री के बीच में जो संबंध है वो अटूट रह जाता, मतलब टूट जाता है या विच्छेद हो जाता है, तो क्या उसका संबंध कभी भी पाठ्य सामग्री से हो पाएगी? तो नहीं हो पाएगी। इसीलिए सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन किसके साथ होना चाहिए, मतलब जो पाठ्य सामग्री है, कंटेंट है, उसका जानना छात्रों के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। फिर छात्र और शिक्षण पर्यावरण, अब जब छात्र कोई भी हम माहौल देते हैं या शिक्षण की विधियों का सहारा हम देते हैं, किसी भी उपकरण के माध्यम से हम पढ़ाना चाहते हैं, हम कार्डबोर्ड के माध्यम से, हम चार्ट बोर्ड के माध्यम से, जो भी कुछ उपकरण है, पाठ्य सामग्री है या अन्य चीज़ें हैं या माहौल हैं, उस कक्ष के माहौल हैं, उन सारी चीज़ों को हमें क्या करना होता है कि मतलब ऐसा माहौल बनाना पड़ता है कि जो उस पाठ्य सामग्री से मैच खाता हो, तभी क्या होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। फिर अंत में आता है परिणाम। अब परिणाम में पाठ्यचर्या का क्या प्रभाव रहा, मतलब जो भी चीज़ें हमने कंटेंट हमने बताया, हमने पढ़ाया, हमने लिखाया, हमने समझाया, उसका शिक्षकों के ऊपर, अर्थात अब जब एक चीज़ आप जानेंगे, एक शिक्षक होने के नाते जब आप पढ़ाने जाते हैं, तो जब आप पढ़ा लेते हैं तो आपको खुद का ऑब्जर्वेशन हो जाता है, आप खुद में ही संतुष्ट या असंतुष्ट हो जाते हैं कि हमने बेहतर पढ़ाया, हमने अच्छा पढ़ाया, हमने खराब पढ़ाया, हमने क्या किया। अर्थात खुद का मूल्यांकन जो होता है शिक्षकों का, ये भी बहुत मतलब है। दूसरे अर्थों में अब शिक्षकों पर क्या प्रभाव पड़ा का मतलब क्या है कि जो शिक्षक पढ़ाए, अब अगर अच्छा पढ़ाए तो जो बच्चों का फीडबैक भी होगा वो भी अच्छा होगा, लेकिन अगर वो खराब पढ़ा दिए तो बच्चों का जो फीडबैक भी होगा वो वैसा ही होगा। तो अर्थात कहने का मतलब है कि जो पाठ्यचर्या का प्रभाव है वो शिक्षकों पर क्या पड़ा। फिर छात्रों पर, छात्र तो मुख्य बिंदु है यहाँ पर, तो उसका छात्रों पर क्या पड़ा, अर्थात प्रस्तुतिकरण हमने कर दी तो उसका प्रभाव पड़ा भी नहीं पड़ा, उस कंटेंट का प्रभाव पड़ा भी नहीं पड़ा। वो बच्चे को हम जो मतलब जानने के लिए उत्सुक किए थे उसका कुछ इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, वो ज्ञान में आया नहीं आया, अर्थात सारी चीज़ें छात्रों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। फिर प्रशासकों के ऊपर, अगर मान लीजिए कि शिक्षक गए पढ़ाने के लिए और अगर बहुत अच्छा नहीं पढ़ाए तो डेफिनेटली प्रशासकों पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अगर बहुत अच्छा पढ़ाए तो भी उसका इफेक्ट पड़ता है, चाहे बुरा हो या अच्छा हो तो उसका असर पड़ता है। अगर मान लीजिए कि कोई विद्यालय है, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो बच्चे बहुत खुश। अब बच्चे बहुत खुश तो अपने पेरेंट्स को या फिर आसपास के जो बाजू के जो छात्र हैं उसको भी बताएंगे कि नहीं, हमारे स्कूल में पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है, सारे के सारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं। तो क्या होगा, प्रशासक पर, अर्थात जो वो विद्यालय चला रहा है, संस्था चला रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि रिकमेंडेशन दे रहा है बच्चा को, तो बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे। वहीं पर अगर
दूसरे स्कूल में एक ऐसा है जो कि बहुत घटिया पढ़ाता है, अर्थात शिक्षक वैसे हैं जो कि क्वालिफाइड ही नहीं है, पढ़ाने ही नहीं आता है। उस स्थिति में जो बच्चे हैं वो अपने पिताजी को, अपने अभिभावक को, अपने आसपास के लोगों को बताएगा, अरे क्या हम तो फंस गए हैं, ये सेशन कभी कैसे भी कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन दूसरे सेशन में। तो अब जो छात्र था वो भी ड्रॉप आउट हो रहा है वहाँ से, तो उसका भी असर यहाँ पर पड़ेगा। फिर समाज पर क्या पाठ्यचर्या होती है उसका समाज के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर अच्छी शिक्षा है तो अच्छा समाज भी आने वाला बनेगा, अगर नहीं है तो वो भी उस पर असर पड़ेगा। अब तात्कालिक परिणाम और दूरगामी परिणाम, अर्थात जो कंटेंट है उसका तात्कालिक परिणाम छात्रों के ऊपर क्या पड़ रहा है और उसका दूरगामी क्या परिणाम पड़ रहा है। तो इन सारे पक्षों को लेकर के रॉबर्ट स्टेक ने 1969 अर्थात 1969 में इन्होंने एक मॉडल तैयार किया जिसको कि हम स्टेक का मॉडल के नाम से जानते हैं। तो मुझे लगता है बहुत आसानी से, बहुत बेहतर ढंग से आपने इन चीज़ों को समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।